नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारा एक बड़ा खास प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। 77 का गणतंत्र। सबसे पहले आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मेहमान का चेहरा आपने देख ही लिया है तो मुझे सस्पेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। या मैं कहूं मिस्टर गूगल, आपको मिस्टर गूगल भी कहते हैं आजकल लोग, तो मिस्टर गूगल हमारे साथ हैं। तो बातें जो है फिर गूगल जहां जहां से खोज के लाता है जानकारियां, वैसे यहां भी आपको सुनने को मिलेंगी। गणतंत्र दिवस पर क्या खास बात है करने के लिए? हमारे दो राष्ट्रीय पर्व हैं सबसे बड़े। वो एक आजादी जब हम जिस रोज मिली 15 अगस्त, और दूसरा 26 जनवरी जब हमें संविधान मिला। संविधान मिला मतलब एक संप्रभु गणतंत्र राष्ट्र के तौर पर हमने दुनिया के सामने एक अपना नजरिया पेश किया कि हम देश को इस दिशा में ऐसे आगे ले जाना चाहते हैं, हमारा समाज ऐसे व्यवस्थित रहेगा, हमारे नियम कायदे कानून ये है। हम कमजोर तबके का हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, तेजी से करे। अब एक चर्चा तो ये हर साल होती है और होनी ही चाहिए कि हम एक बार मापें, आंकें कि जहां से हम शुरू हुए थे वहां से हम कितना दूर पहुंच पाए हैं उसी विकास की दौड़ में। हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ ही एक बिल्कुल नई रेस शुरू की थी, उनमें से कौन हमारे पीछे छूट गए, कौन हमसे आगे निकल गए। जो आगे निकल गए वो क्यों निकल गए, हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए, ये तो एक बात। लेकिन एक बात आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। 77-78 साल का संविधान जिस देश के पास हो, तब भी उसे यह याद दिलाना पड़े कि तुम गुलाम नहीं हो। आजादी मिलने के 80 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को यह बात बार बार कहनी पड़े, लाल किले से कहनी पड़े कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो, उससे आजाद हो, मैकॉले को भूलो। तो हमें कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजों को भूलना है। हमें कुछ लर्न करना है, कुछ अनलर्न करना है। ये बातें भी आज प्रोग्राम में होंगी। तो मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं सबसे पहले। सुधांशु जी, 77 का गणतंत्र हो गया हमारा, तो आपको संतोष होता है देखकर आज जहां हम पहुंचे इन 77 वर्षों में? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये एक मिश्रित भावनाएं उत्पन्न करता है। क्योंकि पहली बात, शायद बहुत से दर्शकों को पता हो या ना पता हो, हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। फिर हमने संविधान को अंगीकृत करके गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। उसका कारण यह था कि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तो उसकी ही स्मृति में उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। परंतु इससे एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि 26 जनवरी 1930 से पहले की लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, यानी वो आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कंसेशंस प्राप्त करने की लड़ाई थी। क्योंकि 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बरीराम हेडगेवार ने प्रयास किया था कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव आए, परंतु पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 26 जनवरी 1930 को स्वीकार किया। इस कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो आपने कहा संतुष्ट की बात, आजादी के बाद पहले 50 साल 47 to 97, पहली बार जब बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट अटल जी की आई 98 में, उससे पहले आप देखिए जब हम आजाद हुए उस समय दुनिया में कौन कौन देश किस किस पोजीशन में थे। जापान तबाह हो चुका था नागासाकी हिरोशिमा की बम्बार्डिंग से, जर्मनी डिवाइड हो चुका था, कोरिया डिवाइड हो चुका था, इजराइल नया नया अस्तित्व में आया था, और पहले 50 साल में हम इन देशों के मुकाबले में कहीं नहीं थे। फॉर फर्स्ट 50 years वी वर कंसीडर्ड नोबडी इन फ्रंट ऑफ जापान, जर्मनी, कोरिया, इजराइल। वो कहां से कहां पहुंच गए। हां, अगर पहली बार भारत को एक गंभीरता से देखा जाने लगा तो सन 2000, 2001 और 2 में, जिस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 31 दिसंबर 1999 को जब उनसे कहा गया कि 21st सेंचुरी शुरू होने जा रही है, आप कैसा भविष्य देखते हैं, अमेरिका सुपर पावर रहा तो सुपर पावर रहेगा, तो उन्होंने CNN को दी अपने इंटरव्यू में कहा कि वी वर द सुपर पावर ऑफ 20th सेंचुरी एंड वी होप दैट वी विल रिमेन द सुपर पावर ऑफ 20th सेंचुरी, बट 21st सेंचुरी में 2 कंट्रीज का मैं बड़ा सिग्निफिकेंट रोल देखता हूं, इंडिया एंड चाइना। ये एज प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बोला। और उसके बाद अगर आप देखिए, अब कोई कहेगा साहब हम कैसे मान लें। अब सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी, अभी हमारा जनवरी का महीना है, 26 जनवरी है, 5 दिन बाद बजट आएगा। भारत का बजट कितने बजे आता था? नई जनरेशन को याद नहीं हुआ, शाम 5 बजे। क्यों भाई, शाम को 5 बजे भारत में क्यों बजट आता था? पार्लियामेंट तो 11 बजे बैठती है। इसलिए कि ब्रिटिश टाइम से
एक परंपरा चली आ रही थी कि जब लंदन में 11 बजे होंगे, उस समय भारत में शाम का 5 बजता था, तो भारत का बजट इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से तय होता था। गुलामी की मानसिकता का इससे बड़ा इंपैक्ट नहीं हो सकता, और वो 1998 में अटल जी की सरकार में समाप्त हुआ। अब आइए, जब मोदी जी की सरकार आई, बजट कब आता है? 1 फरवरी को। इससे पहले कब आता था? 28 फरवरी या 1 मार्च। क्यों भाई 28 फरवरी या 1 मार्च को क्यों आता था बजट? चूंकि इंग्लैंड में मौसम मार्च में कार्य करने लायक होता है। जनवरी और फरवरी के 2nd और 3rd वीक तक बर्फ जमी रहती है, तो जो कार्यकारी जीवन है वो मार्च में प्रारंभ होता है। इसलिए भारत का बजट 28 फरवरी या 1 मार्च से आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हमारे यहां का मौसम अलग है। हमारे यहां जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत में, केरल में मानसून आ जाता है, और जून का 3rd वीक आते आते पूरे भारत में आ जाता है। और हमारे यहां की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि मानसून आने से काफी पहले, यानी अप्रैल के अंत तक जिन जिन मदों में पैसा दिया गया है उन्होंने अकाउंट्स में पैसा पहुंच जाए, ताकि उसका सही सदुपयोग हो सके। इसलिए मोदी जी ने निर्णय लिया कि अब इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से नहीं चलेगा, भारत के मौसम के हिसाब से होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे मन में, अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हम क्यों कभी कभी मन में बहुत कसक होती है कि भारत क्या था और क्या नहीं हुआ। आप सबको सन 62 की लड़ाई ध्यान होगी। भारत के लिए बहुत अपमानजनक की स्थिति रही। हमने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को एक लेटर लिखा है, जो कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड कर दिया गया। पढ़िए तो आपका दिल करुणा से भर जाएगा। वो कह रहे हैं कि साहब अपने B-2 बॉम्बर्स की एक स्क्वाड्रन भेजिए, और हमारे पास ना पायलट है ना हमें चलाना आता है, उसकी कमांड भी खुद लीजिए। उस समय के राजदूत ने लिखा कि मुझे, मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं ये पत्र देने जा रहा था। यानी एक प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारी फौज की, एयरफोर्स के इस स्क्वाड्रन की कमांड अमेरिका के हाथ में दे दी जाए, अन्यथा पूरा पूर्वोत्तर और असम हमारे हाथ से चला जाएगा। अब आप कहेंगे इसका उल्लेख करने की जरूरत क्या? बताता हूं क्यों। हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, और चाइना, जब हम आजाद हुए, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। 1947 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स की स्थापना 49 में हुई। इसके बावजूद 62 आते आते हम एयरफोर्स में इतने कमजोर, हमारी सेना कमजोर हो गई। अर्थात कुछ ना कुछ गणतंत्र के बाद ऐसा हुआ जिसमें भारत की शक्ति का जो प्रभाव उभरना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यहां पर मैं एक बात और कह दूं, हो सकता है किसी को बहुत विचित्र और वो लगे, आज की डेट में कांग्रेस को बहुत शौक चर्राया हुआ है कि हर चीज की जाति बताने का, और साहब ओबीसी वर्ग के साथ ये हुआ। मैं कह रहा हूं ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा आघात ब्रिटिश काल के बाद अगर हुआ तो कांग्रेस के काल में हुआ। आप कहेंगे क्यों? हमारे ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं, वर्ग हैं, ये सब व्यवसाय थे, ये जातियां नहीं हैं। लोहार, सुनार, बढ़ई, जुलाहा, ये सब व्यवसाय हैं, ये जातियां नहीं थी। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के इलाके थे उनमें बहुत कुछ बचा भी हुआ था। अब होना क्या चाहिए था आजादी के बाद? आप सोचिए, जैसे हमारा कारपेंटर ग्रुप है, उसे तो चलाना आता है। होना यह चाहिए था कि जब भारत की नई इंडस्ट्री बनती तो हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल थी, जो दुनिया के किसी देश के पास अवेलेबल नहीं थी। 47 में परंपरा से स्किल्ड थे वो लोग उन काम को करने में। उन्हें इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना था, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी आती और देश की भी प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ती। किया गया इसका उल्टा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट की गई और लाइसेंस राज ला जाया गया। अब आप सोचिए, यदि हमारा कारपेंटर वर्ग को आरा मशीन लगानी थी तो लाइसेंस लेना था सरकार से, अदरवाइज आरा मशीन जब्त। तो भाई अब तू क्या कर, अब तू छोटा मोटा काम कर। अब तो बेचारा और गरीबी में चला गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, भारत की जो शक्ति उभरनी थी, भारतीय समाज में जो शक्ति उभरनी थी, भारत की जो आर्थिक शक्ति उभरनी थी, और वो विषय तो हम यद्यपि ले चुके हैं, हम लोग पहले तो नहीं बोलना चाहते। सोमनाथ के स्वाभिमान की बात जी जब सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू और के एम मुंशी ने कही तो उसके खिलाफ साफ साफ यह लिखा है कि यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है, इसलिए मैं इसके विरुद्ध हूं। अर्थात भारतीय संस्कृति का स्वाभिमान नहीं उभरना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय गणतंत्र, उस समय हम लोग एक गीत गाते थे, बस उस गीत की एक पंक्ति में सब कुछ आ जाता है। हम लोग कहते थे, जब हमारी सरकार नहीं आई थी तब, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा,
खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। और उसमें आगे की पंक्ति थी ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है। और यह कांग्रेस पे आज भी लागू होता है। न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गरामी। और बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं, यानी जैसे नशे में आदमी लड़खड़ाता है ना, बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं। अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। क्रांति जी, हमें थोड़ा सा अंतर लेकिन संविधान और सरकार में तो करना पड़ेगा। संविधान ने एक व्यवस्था दी थी। अच्छा, इस पर भी हमारे यहाँ वैसे एक मत नहीं है, सुधांशु जी ज्यादा बताएंगे आपको। सुधांशु जी की विचारधारा से सम्मत लोग जो हैं, उनको लगता है कि ये जो हमें संविधान दिया गया, ये तो विदेशों से जुटा के अलग अलग देशों से हमें एक किताब बना के दे दी गई, इसका भारत की मूल प्रवृत्ति से कोई ज्यादा मेल नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई ये वैसा नहीं था। कुछ लोग चाहते थे कि उस वक्त हिंदू राष्ट्र जैसा ही कुछ संविधान बनता, खैर वो नहीं हुआ। जो दूसरी तरफ का पक्ष है वो कहते हैं कि आजादी के बाद एक मॉडर्न नेशन स्टेट के तौर पर भारत को दुनिया के सामने दिखाने का ये सबसे अच्छा मॉडल था कि दुनिया में जो कुछ हमें जहां से अच्छा दिखा वो हमने दिखा उसमें डाला। इसमें कुछ बातों में सच्चाई बिल्कुल है कि जितनी आजादी और जितने फंडामेंटल राइट्स, जितने हक हमारे भारत को आजाद होते ही गरीब से गरीब आदमी को मिले, दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं मिले। ये जो संविधान है इसने हमें एम्पावर किया है या किसी मायने में ये इंपेडिमेंट भी है? देखिए, भारत का संविधान ये जिन मूल विचारों से प्रेरित है उसको कैसे दबाया गया, अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, सिर्फ 3 देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं और जहां कंटिन्यूअस कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया 75 साल में डेमोक्रेसी में। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रैक्टिकली यूरोप का एक्सटेंशन मान लें तो सिर्फ भारत और जापान 2 देश। और जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां आज भी संवैधानिक प्रमुख सम्राट हैं जापान के। तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, अर्थात जीवंत गणतंत्र, स्थायी गणतंत्र अगर है तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में अकेले हम हैं। और दुनिया में सिर्फ 34% आबादी है जो डेमोक्रेसी के अंडर में है, जहां कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, उसमें 17% हम हैं। तो भाई साहब, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है जहां जाकर राहुल गांधी मार्च 2023 में बोले। अब मैं इसकी वजह क्या ये संविधान है? अब मैं इस पे आता हूं, ऐसा क्यों है? अगर दुनिया के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सारे देश डेमोक्रेटिक नहीं हैं इन द ट्रू डेमोक्रेसी, यानी सतत निरंतर स्थायी लोकतंत्र नहीं है, तो सिर्फ भारत ही क्यों है? इसका उत्तर, ये जो लोग कहते हैं ना फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस, ये तो सब हमने फ्रांस की क्रांति से लिया, फलाने से लिया। ये मैकॉले का माइंडसेट इतना गहरा भरा हुआ है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इसका उत्तर है बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, उसमें पेज नंबर 234 के आसपास उन्होंने ये लिखा है कि साहब, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का यह सिद्धांत जो हमें बताया जाता है कि विदेशों से आया, यह विदेशों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, यह उपनिषदों में इसका स्रोत है। यह कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर। किस किताब में? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जिससे एक एक चीज लेकर लड़ाने के लिए इनको दिखाना है जो जोड़ने वाला नहीं, यह दर्शाता है। और फिर मैं कोट करना चाहता हूं दूसरे नेता को भी, फिर अपने करेंगे ना। अभी कहेंगे हमारे नेता को काहे कोट करते हो? भाई साहब, इसलिए कि जब बच्चा कम समझदार होता है उसे ए फॉर एप्पल ही समझ में आता है, इसलिए ए फॉर एप्पल बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एप्पल का मतलब ये होता है, ए फॉर एब्सोल्यूट भी होता है, पर एब्सोल्यूट होने के लिए कम से कम उसको ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होगी, तो वो समझ पाएगा कि एब्सोल्यूट होता क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला है अपने कार्यक्रमों में, एक नहीं अनेक बार बोला है कि भारत के लोकतंत्र का मूल भाव कहां से आया? वैदिक काल में सभाएं होती थी, और यह लोकसभा राज्यसभा शब्द वहां से आया है। सभाएं और समितियां होती थी जो बैठ के निर्णय लेते थे। बौद्ध काल में संघ होते थे जो बैठ के निर्णय लेते थे। तमिलनाडु में चोल साम्राज्य में शिलालेख अवेलेबल है कि गांवों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मतलब 6 कमेटीज होती थी जो भिन्न भिन्न चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे और वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते थे। हां, उसमें जिसके ऊपर कोई कर्जा है या जिसके ऊपर कोई वो चीजें, वो वोट नहीं कर सकता था। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो वोट नहीं कर सकते थे। फिर कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के
अनुभव मंटपम 12वीं शताब्दी में, मतलब 1100 समथिंग में बैठकर निर्णय लिए जाते थे। वैशाली का गणराज्य भगवान बुद्ध के समय से जी। ये एक परंपरा थी भारत की। और लास्ट में कहूंगा, अरे हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन हो सकता है? हम तो धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन करके, शास्त्रार्थ करके अंतिम निर्णय लेते थे। हम कहते थे वादे वादे जायते तत्वबोधा, यानी वाद करिए तो तत्वबोध। आजकल क्या है, हमारी तो हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहती है वादे वादे जायते तत्वबोधा, यानी डिस्कशन करिए, यू विल रीच द सब्सटेंस। और आज क्या कहा जाता है? वादे नाम मात्र उल्लेखेन मात्र, वाद का उल्लेख करते ही सरतन से जुदा, नो डिस्कशन। रिलीजियस चीज पे तो कोई डिस्कशन होना चाहिए, हम तो उसमें भी डिस्कशन करते थे। तो मुझे लगता है उदारता की जो परंपरा भारत में थी, उस महान परंपरा के कारण भारत में यह गणतंत्र रहा है और गणतंत्र है। इसीलिए किसी विदेशी स्रोत की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की, और संविधान होना एक चीज है, देश की परंपरा होनी चाहिए जो अंगीकार करे। हम ही एकमात्र हैं जिसका संविधान पूरी तरह नहीं बदला गया है, केवल एक हद तक इमरजेंसी का दौर छोड़ दें। पाकिस्तान में बदल गया संविधान कई बार, बांग्लादेश में बदल गया, चीन में भी बदल गया। सब अपने संविधान बदल लेते, हम नहीं बदलते, क्योंकि यह संविधान का मूल भाव हमारी परंपरा से जुड़ा। अब एक बात मैंने, चूंकि अब तो हम थोड़ा पीछे की बात तो करनी ही पड़ेगी ना, आज हम जहां पहुंचे हैं, संविधान ने हमको जो दिए अधिकार, उससे पहले क्या था? हाँ, एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं। अभी आपने कहा जो देश हम लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार अमेरिका में 1920 में मिला। हमारे यहां एनी बेसेंट उस समय तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। महिलाओं को सेपरेट अकाउंट रखने का अधिकार 1948 के आसपास मिला अमेरिका में। बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, बैंक अकाउंट सेपरेट नहीं, मतलब आप अलग के साथ ज्वाइंट उसमें होना चाहिए। और यूरोप के कुछ कैंटन्स, जिसमें स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अधिकार, अर्थात एमएलए एमपी बनने का अधिकार स्विट्जरलैंड में कब मिला है? आप में से कोई गेस कर सकता है? 1990 में मिला है। और जो लोग हमें ज्ञान देते हैं कि महिलाओं के प्रति कितना अत्याचार होता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक विच क्राफ्ट एक्ट था, जो अंग्रेजी में आप विच हंटिंग शब्द कहते हैं ना, विच क्राफ्ट एक्ट मतलब जादू टोने के खिलाफ, विच का मतलब चुड़ैल होता है। तो किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसे जलाकर, प्रताड़ित करके, बांधकर मारा जा सकता था। यह पार्लियामेंट का एक्ट था, कोई कुरीति परंपरा नहीं थी। और आपको पता है विच क्राफ्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब तक रहा? 1952। 1952 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने विच क्राफ्ट एक्ट हटाया है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि साहब हम जो हैं वो बराबरी में विश्वास नहीं करते थे। हमारी बराबरी क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब हम चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव तक गए, तो हर देश को अधिकार है कि जिस पॉइंट पर आप टच करेंगे उस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नाम रखा? पॉइंट शिव शक्ति। सिर्फ हमारी एक सभ्यता है जिसमें शिव और शक्ति दोनों हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बहस चलती है, आपने देखा होगा ये, कि भारत देश जो है वो तो आजादी के बाद ही बना, और उसमें भी जब हमको संविधान मिला तो हमको जीने का तरीका आया, नहीं तो हम तो पता नहीं पहले कैसे जीते थे। और पहले तो कहते थे कि भाई बस राजा महाराजा होते थे, वो जैसे पूरी दुनिया में थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य बना रखे थे। भारत एक राष्ट्र के तौर पर भारत की कोई कल्पना नहीं करता। एक सेक्शन है हमारे यहाँ आज भी जो कहता है ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था भारत। जो दूसरा वर्ग है, जो इतिहासकार बताते हैं, और जो सच है वो ये कहता है कि आपको नक्शे पर उकेर कर अंग्रेजों ने कुछ लकीरें में एक देश बांध के जरूर बता दिया दुनिया को कि ये इंडिया है, ये भारत है 1947 में, लेकिन आप तो हजारों साल से हो। तो वो जो हम हजारों साल से हैं उसकी गिनती क्यों नहीं होती राष्ट्रों में? मैं सर एक चीनी एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो अमेरिका के टेलीविजन चैनल पर, ये ट्रम्प साहब ने जो दुनिया में अफरा तफरी मचाई है उस पर ट्रेड पर बात कर रहे थे। प्रतिद्वंदी है लेकिन सीखने लायक बात की उस आदमी ने, चीन के एक्सपर्ट ने। उनसे वहां टीवी एंकर ने बोला कि आप आप अगर नहीं मानेंगे हमारी बात तो हमारा बाजार आपके लिए बंद हो जाएगा, अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कर दो बंद, हमें जरूरत नहीं है, हम दुनिया पूरी पड़ी, हम वहां व्यापार कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 5000 साल से चले आ रहे हैं, चीन 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और इस दौरान अमेरिका कहीं नहीं था, अमेरिका भी आया 250-300 साल से, और हम आगे भी 5000 साल रहेंगे, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको नहीं पता। उस व्यक्ति को यह बोध है कि मेरा आज दुनिया की परिस्थिति कुछ भी हो, मैं 5000 साल से चला आ रहा हूं, मेरा क्या बिगाड़ोगे। लेकिन हमारे यहां यह बताना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया, पर 5000 साल पहले
या 2000 साल पहले भी तक चाइनीज सिविलाइजेशन में भारत का नाम क्या था? भारत का नाम चाइनीज, प्राचीन चाइनीज भाषा में टियानजाओ, TIANZHU। जाओ शब्द वहां पर सेंटर के लिए प्रयोग होता, केंद्र। जैसे अपने आप पुर, नागपुर, जयपुर, कानपुर, शोलापुर, वैसे वहां आप देखेंगे हॉन्जाओ, ग्वानजाओ। जाओ शब्द बहुत शहरों में। और टियान का मतलब जानते क्या होता है? स्वर्ग, हेवन। टियानजाओ मीन्स सेंटर ऑफ हेवन। अब आप ये बताइए, जापानीज सिविलाइजेशन में टियानजुक, अगेन सेंटर ऑफ हेवन। तो भाई साहब, चाइना तो अपने पे गर्व कर रहा है, पर चाइना जिसको स्वर्ग का केंद्र मानता था, उसको गर्व करने की भावना से पूरी तरह महरूम कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया। मैंने एक जगह बचपन में पढ़ा, सुना था कि जब नेहरू से माओ की पहली मुलाकात हुई तो माओ ने नेहरू से कहा कि डू यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीव इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री, यानी इन बिलीव इन चाइना रिगार्डिंग इंडिया। तो नेहरू ने पूछा क्या? तो माओ कहता है इन आवर एंशिएंट बिलीव इफ समबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बॉर्न इन इंडिया। आप सोचिए ये देश क्या था, और इसके बावजूद उस देश का आत्मबोध नहीं। आज हमें यह पढ़ाया जाता है, एक बड़े भारी सलाहकार है ना कांग्रेस पार्टी के, युवराज के सलाहकार, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव समय क्या कहा? अरे साहब, वो वेस्टर्न इंडिया वाले तो अरब से आए हैं, और ईस्टर्न वाले चाइनीज हैं, और नॉर्दर्न वाले यूरोपियन हैं, और सदर्न वाले अफ्रीकन हैं। भाई साहब, ये जोड़ तोड़ के कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। गंगाराम जी। मगर अब मैं उनको बताना चाहता हूं, चाइना का तो मैंने बता दिया कि चाइनीज भारत के बारे में क्या कहते हैं, और अब आइए यूरोप वाले क्या कहते हैं। आर्थर शोपेनहावर कहता है कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर आपको मनुष्य की ज्ञान की पराकाष्ठा देखनी है तो भारतीय इतिहास, आकाश के तले आना पड़ेगा। विल डुरांट कहता है कि मनुष्य की सभ्यता की जितनी श्रेष्ठतम चीजें हैं, ऑल हैव एमर्ज फ्रॉम द शोर्स ऑफ गैंजेस। वो गंगा की तरफ से लेके आए हैं। और अरब का कौन कहता है? इब्न असीर, इब्न कसरी, इब्न अल खल्दूम और अलबरूनी तहकीक हिंद में लिखता है, जब भी ये कहते हैं व्हेन आई लुक टुवर्ड्स इंडिया आई फाउंड अ कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज इज कमिंग। अब आप सोचिए, हम वो थे, और इस देश के बारे में इन लोगों ने क्या पढ़ाया। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसको सिर्फ हमने नहीं, दूसरे लोगों ने पुण्य भूमि माना है। यह बताइए, आज चाइना की बात होती है, एंशिएंट चाइना के वेनसोंग फाइयान इत्सिंग भारत में शिक्षा लेने आए। कोई इंडियन गया है वहां शिक्षा लेने? ना, शिक्षा देने गया। महाबलीपुरम में बोधि धर्मा, वो जाके शिक्षा देने गए, जिनके लिए एक प्रसिद्ध चाइनीज थिंकर हु शी ने लिखा कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। आप सोचिए, ये होना चाहिए था। और फिर चीन कहां पहुंच गया, हम कहां। और मैं एक और बात बता दूं, चीन हमारे से पीछे था शुरू के 25-30 साल तक। 1980 में चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $2.5 बिलियन था, भारत का $7.2 बिलियन था। और 30-40 साल में वो कहां, हम कहां। क्योंकि हम नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म से चलते रहे, हम सेकुलरिज्म से चलते रहे, और जो चाइनीज ने आपसे कहा 5000 साल पुरानी उस महान सभ्यता जिससे चीन भी प्रेरणा लेता था, उसे नष्ट करके खुश होते रहे। और इसलिए भारत की समृद्धि भी गई, संस्कृति भी कुंठित हुई, और गौरव भी कुंठित हुआ। अब ये सब मोदी जी के कालखंड में उभर कर सामने आ रहा है। तो कहते तो आपसे तो मांग होती है, आपका समर्थक वर्ग मांग करता है। अभी आपने दो शब्द जो इस्तेमाल किए, इमरजेंसी के दौर में जोड़ोगे हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, हटा दीजिए। वैसे भी आपातकाल में लगाए गए थे। आपने बहुत सही बात कही है। आप गौर से देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो मूल संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर वर्ड नहीं रखा था। 2 वर्ड नहीं थे, सेकुलर और हिंदू, क्योंकि ये दोनों भारत की स्वाभाविक पहचान है। सिर्फ हिंदू ही सेकुलर है, बाकी दुनिया में कोई सेकुलर नहीं है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कैसे कही। अब एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। अभी कुंभ मेला हुआ पिछले वर्ष, 66 करोड़ लोग आए और 50 लाख विदेशी भी आए, और श्रद्धापूर्वक संगम नोस पे डिप के मतलब स्नान करके चले गए। वो तो हिंदू नहीं थे,
मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कितने गैर क्रिश्चियन वेटिकन की धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं? कितने गैर मुस्लिम हज पे जाना चाहते हैं? सिर्फ हिंदू धर्म का वो आकर्षण है कि गैर हिंदू भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम में आना चाहता है। दूसरा, वो अगर खुदा ना खास्ता कह दें कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, तो पहली शर्त कन्वर्ट हो जाओ, तभी जा सकते हो। इन 50 लाख में से किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। श्रीमती सोनिया गांधी जी 2001 के महाकुंभ में गई, वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, उन्होंने डिप लगाया, संगम नोज पर स्नान किया। श्रद्धा भाव था, नहीं श्रद्धा भाव था, राजनीतिक भाव था, जो भी वो जाने, मगर उन्होंने स्नान किया, किसी ने नहीं रोका, सम्मानपूर्वक वापस आ गई। और मैं चैलेंज से कहता हूं, राहुल गांधी बिना कन्वर्ट हुए हज की यात्रा करके दिखा दें। यही अंतर है कि जो हमें ज्ञान दिया जाता है, वास्तविकता में होना क्या चाहिए। दुनिया के हम इकलौते देश हैं, हिंदू धर्म संस्कृति और भारत में एक खास बात है, हिंदू, इफ यू कंसीडर इट एज ए रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली कंट्री विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। जिसे अटल जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय के अंतिम छंद में कहा है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आप कह रहे हैं कि सेकुलर शब्द संविधान में हो या ना हो, भारत सेकुलर था और भारत सेकुलर रहे। हाँ, जब से आया है तब से बहुत गड़बड़ हो गया है। जब से लिखा है तब से गड़बड़ हो गया। लिखा है तब से बहुत भारी गड़बड़ हो गई है। मतलब वो ऐसा इसका दुरुपयोग किया गया इस शब्द का। इस सेकुलर शब्द की आड़ में भारत को पार्शियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया गया। बहुत लगेगा अजीब बात, भारत का विभाजन हुआ, 2 हिस्से हुए जो अब 3 हो गए। एक बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नाउ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, एंड इंडिया पार्शियल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो अब मोदी जी के नेतृत्व में ट्रू सेकुलर रिपब्लिक बन रहा है। कोई कहेगा कैसे जी? अब मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, हलाला, मेहरम, वक्फ बोर्ड, 4 बीबी, इन सबको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और अगर संविधान और शरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी 1985 का शाबानो केस, तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, एक देश बता दीजिए जो सेकुलर हो और जहां शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है, वो भी हार्डलाइनर मुस्लिम देशों में। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से सेकुलर बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारी सरकार कर रही है। इन लोगों ने वोट बैंक की आड़ में इसको आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाकर रखा हुआ था। एक ऐसी बात है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि देश के एक बहुत बड़े जनमानस के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या हम इकोनॉमिक पावर थे, क्या हम कभी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी थे? तो मैं ये चीज इतिहास के चश्मे से आपसे पूछना चाहूंगा। एयरफोर्स चीफ की एक मैंने बात सुनी सर, अभी उन्होंने बोला कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा आप दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्थिक ताकत बन जाइए, लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री माइट नहीं है उसी अर्थतंत्र की रक्षा करने के लिए, तो वो अर्थतंत्र बेमाना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना एक समय में दुनिया की 60% इकोनॉमी थी, लेकिन दोनों कॉलोनी बने ना। तो आज हमें जिस राह पर हम चल रहे हैं उसका इंश्योरेंस करने के लिए आपको अपनी मिलिट्री माइट बढ़ानी पड़ेगी। ये अवसर कहां आता है हमारे इतिहास में? इसीलिए कहा गया, जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारी सरकार आने के बाद, जब तक 50 साल हमारी सरकार नहीं थी, अटल जी के दौर में आंशिक हुआ और मोदी जी के दौर में पूर्ण। बताइए, दुनिया में मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल लड़ाई तक क्या होता है? बड़ा और ताकतवर सताता है और छोटा और कमजोर कंप्लेन करता है। सिर्फ हमारे टाइम में हम बड़े और ताकतवर थे और बगल वाला मुल्क छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता था और हम कंप्लेन करते थे कि भाई साहब हमें मारा जा रहा है, देखिए बहुत गलत हो रहा है। मगर परमाणु विस्फोट अटल जी के समय में हुआ, और कोई कहेगा ना इंदिरा जी के समय में हमने वेपन के लिए नहीं किया था, हमने ऑफिशियली कहा था हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। अटल जी के टाइम में हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन उसी समय हुआ, इसीलिए हम पे प्रतिबंध 98 में लगा, 74 में नहीं लगा था। अब मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने कहा ठीक है भाई बहुत हो गया। अब
सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने दिखा दिया मोदी जी के नेतृत्व में कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। अब शांति के कबूतर नहीं उड़ते, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब उस सिद्धांत को माना जो एयरफोर्स चीफ ने कहा, बिल्कुल। और इसमें सब में हमारी डिफेंस फोर्सेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं। उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया और तब जाके यह समझ में आया। और पूरे विश्व में भी आप देखिए, जो आप कहते हैं ना हम सिर्फ हारे, हम सिर्फ ये हुए। एक बात तो मैं एक और किसी को थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, अगर हम गुलाम थे तो ये 560 रियासतें कहां से आ गई? फिर तो जैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर होती है, आज सरकार इस्तीफा देती है, चुनाव के बाद दूसरी सरकार आ जाती है, बाई वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो जाना चाहिए था। इसका मतलब भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में हम आंशिक गुलाम थे। दूसरी बात, हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो इतने लंबे समय तक बचे रहे। ग्रीक, हून, शक, पार्थियन, मंगोल, इन सब के आक्रमणों के बाद भारत बचा रहा। अगर आप जिसको एक पंक्ति में कहते थे ग्रीक, हूण, शक, यवन, हारते थे, टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। पंजाब के बॉर्डर पे आकर ये सब हार जाते थे। और हम दुनिया के इकलौते देश, देखिए हमें सिर्फ हारने का इतिहास पढ़ा है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, बप्पा रावल ने मार मार कर अरबों को टर्की तक खदेड़ा, उसके बाद कोई अरब रूलर नहीं आया इन्वेट करने, इतना दहशत खा गए। और ये महमूद गजनी कब तक आया? 1026 में सोमनाथ तोड़ पाया। 712 से 1026, वो 325 साल लड़ाई कहां है भाई? वो एक गाल के झापड़ के बदले दूसरा गाल आगे करने की वजह से नहीं बचे थे, घुमा घुमा के मारने की वजह से बचे हुए थे। एक 1991 की फिल्म थी सौदागर, दिलीप कुमार और राजकुमार साथ साथ आए थे। 1959 की पालकी के बाद वो 32 साल बाद साथ आए थे, क्योंकि दोनों में प्रतिद्वंदता मानी जाती थी। तो फिल्म में भी दोनों प्रतिद्वंदी दिखाए गए। तो उसमें दिखाया गया है कि राजकुमार का हेलीकॉप्टर खराब होकर दिलीप कुमार के एरिया में लैंड कर जाता है। दिलीप कुमार के आदमी घेर लेते हैं। अब दिलीप कुमार उनसे कहते हैं कि मैं तन्ने ऐसे ना मारूंगा, मैं कोई कायर नहीं हूं, ये ले बंदूक और अब आजा, हो जा मेरा तेरा मुकाबला जो बचेगा। तो राजकुमार क्या कहता है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, तब जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग फिल्मों में सुना होगा ना आपने, मगर ये हकीकत में है। महमूद गजनी जब यहां से आया तो उस समय की हिंदू शाही डायनेस्टी थी, जिसमें जयपाल, धर्मपाल, आनंदपाल जैसे वीर योद्धा राजा थे, जिनकी राजधानी काबुल और पेशावर थी। उन्होंने जब खदेड़ा उसको, वो पीछे की तरफ गया तो टर्की के सुल्तान ने घेर लिया। अलबरूनी अपनी किताब में लिखता है कि जब महमूद टर्की के सुल्तान से घिर गया तो आनंदपाल उसको लेटर लिखता है, संदेश भेजता है कि तुम घिर गए हो टर्की के सुल्तान से, अगर तुम चाहो तो हम 100 हाथी, 10,000 घुड़सवार और 20,000 सैनिक अपने बेटे के नेतृत्व में तुम्हारे पास भेज सकता हूं तुम्हें बचाने के लिए। कहता समझ में नहीं आता मुझे कहता क्यों? कह रहा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें परास्त करके मारने का संकल्प मेरा था। मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। सोचिए भारत था क्या और कहानी क्या सुनाई गई। आप सोचिए राजस्थान की वीरता के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने, उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या लिखा कि भारत के हिंदू राजाओं के लिए ऐसा लगता था युद्ध मरने मारने का अवसर नहीं, शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ते थे। जीतने के बाद न किसी राजा को मारते थे, न वहां की प्रजा को लूटते थे, न महिलाओं के साथ कोई असम्मान करते थे। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता था। और सेम चीज पद्मनाभ मेनन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ केरला में लिखी कि जब जमरिन राजाओं और पुर्तगालियों के बीच में लगा कि अब युद्ध होना अपरिहार्य हो गया है, तो जमरिन राजाओं ने उनको संदेश भेजा, भाई हमारे युद्ध के नियम क्या हैं, अब आपको बताते हैं। कहा पहले युद्ध एक मैदान में होगा, शहर के बीच में नहीं होगा। नंबर 2, हम नगाड़ा बजाएंगे, जब तक आप रिवर्स में नगाड़ा नहीं बजाएंगे यानी आप तैयार नहीं होंगे, हम बगैर तैयार वाले को मारेंगे नहीं। नंबर 3, हारे जीतेगा जो, प्रजा के साथ कोई लूटपाट नहीं होगी, महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। तो पुर्तगीज कहते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अ वॉर अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। भारत की वीरता क्या थी, जिसे एक कविता मैंने बचपन में सुनी थी कि जो राजस्थान के लिए है कि मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की। तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है,
और मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। जयमल ने जीवन दान दिया, फत्ते ने अर्पण प्राण किया, कल्ला ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी असी बिजली सी, असी मतलब तलवार, फिर भी उसकी असी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत को आजादी क्यों मिली, सबसे बड़ा कारण जो छुपाया जाता है, 16 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह, और उसमें आजाद हिंद फौज के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सीधा विद्रोह, 2 दिन के अंदर 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो गए, 70 से अधिक जहाजों पर कब्जा कर लिया गया। बॉम्बे, कलकत्ता और कराची, तीनों जगहों के ऊपर अंग्रेज नहीं कंट्रोल कर पाए। आखिर में उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू से संपर्क किया, तब 28 फरवरी को खत्म हुआ और मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। तो भारत ने शक्ति और शौर्य के दम के ऊपर स्वतंत्रता हासिल की है, मगर उसे भोथरा करने के लिए, कमजोर करने के लिए हमें यह बताया जाता है कि साहब हम बहुत उदार हैं, हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर थे। लेकिन ये भी प्रचारित तो उल्टा ही किया जाता है। अभी आपने जो बोला ठीक उसका उलट, कि भारत और अंग्रेजों को कोट किया जाता है उसमें, कोई अंग्रेजों के आर्मी चीफ ने बोला, चर्चिल ने बोला, किसने बोला कि इंडिया में तो मार्शल रेसेस होती ही नहीं है, यहाँ मराठाओं, सिखों, राजपूतों के अलावा गुरखाओं, बाद में किसी ने गुरखा जोड़ दिया, इनके अलावा किसी को लड़ना नहीं आता। अच्छा, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया ही था। तो गजब ही है, ये चर्चिल दादा के नाती पोते ऐसा बैठे हुए हैं यहां पर, मानसिक नाती पोते, मतलब 25 लाख की भारतीय फौज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा थे तो भारतीय, और उस समय तक सेना में जाने थे। देखिए ईमानदारी, बाद में भारत ने आजादी के बाद तो उन चीजों को नॉर्मलाइज किया, ज्यादातर वही मार्शल रेसेस थी, सिख, जाट, राजपूत, गोरखा, डोगरा, महार, यही सब थे जो जाके लड़ रहे थे। मगर आज भी चर्चिल ने जो चटनी चटाई है वो दिमागों में ऐसी भरी हुई है, जिसे वो अंग्रेजी मानसिकता के लिए हम लोग बचपन में कहते थे कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। यानी अंग्रेजियत जो थी वो कहां से होते कहां जा रहे हैं। लेकिन आप अगर इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, खासकर वेस्टर्न इतिहासकारों को अगर आप पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल भारत का इतिहास लिखने में होती है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में कोई बहुत डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है। हमारा मतलब भारतवंशियों का रुचि क्यों नहीं थी इतिहास में किताबें लिखने की, इस काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ। ऐसा है कि वे कुछ वैसी स्थिति है जैसे नर्सरी केजी क्लास 2nd 3rd का बच्चा कहे कि भाई मेरी जो किताबें हैं उसके हिसाब से एमएससी और बीएससी किताबें लिखी हुई होनी चाहिए, तो उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, आप सब ने क्लास 2nd 3rd में जब एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा होगा तो आपकी टीचर ने क्या बताया होगा, बेटा 4 + 3 कैसे होता है, पहले 4 लाइनें खींचो 4, फिर 3 लाइनें खींचो 7, फिर दोनों को जोड़ो 7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और वही एमएससी के लेवल पे 4⁻³ का क्यूब खट से ओरल बताता है, तो उसको लगेगा ये तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, ये तो कोई चमत्कार है, क्योंकि ये तो बता ही नहीं रहा, लिख के तो बता ही नहीं रहा जैसे लिखना है। हमारे यहां वो हर चीज लिख के नहीं होती थी, और जिस रूप में लिखी होती थी वो उनकी नॉलेज से बाहर थी। अब आप कहेंगे कैसे, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं। जैसे मान लीजिए इस समय कुछ टाइम बजा है, भारत में मान लीजिए 12 बजा है, तो ये टाइम तो दुनिया में अलग अलग है। आपने कहा मान लीजिए 12 बजे 26 जनवरी 2026, अब सभ्यता नष्ट हो जाए, 5000 साल के बाद किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ मिल जाए 26/1/26, तो किसी को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। वो कहेंगे अरे डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कैसा था, चंद्रमा इस नक्षत्र में, बृहस्पति इस नक्षत्र में, शुक्र इस नक्षत्र में, ये 50,000 साल बाद भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए रामायण महाभारत की डेटिंग के लिए जब भगवान राम की कुंडली प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में नासा ने डाली तो 5114 की डेट निकल आई। और अगर आप देखें तो 7000 साल के 2 ट्रेंड भी आ सकते हैं। कई विचारकों ने यह भी बताया कि 14000 साल की डेट है। इसलिए चूंकि आप 1920 में एडविन हब्बल को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी उसने तब दी, तो भाई साहब आपको तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ही नहीं पता था। आप 1633 में कह रहे थे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर घूमती है। मतलब ऐसे लोगों ने कहा कि उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट करो। मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहूंगा, कह दिया गया वेद भी 1200 ईसा पूर्व के हैं। क्यों? चूंकि वेस्टर्न हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट होमर का इलियड एंड ओडिसी है जो 1500 ईसा पूर्व है। सब कुछ 1500 से बीसी से इधर सेट करना था। और 7000 साल से पहले कोई हिस्ट्री क्यों नहीं ले जानी है? क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि 7000 साल पहले दुनिया बनी।
तो आप स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि 7,000 साल पहले की किसी की हिस्ट्री होगी। हकीकत यह है कि आपने अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके हमारी एक्चुअल हिस्ट्री को माइथोलॉजी साबित कर दिया। अभी आप जो बात कह रहे थे उसी सवाल मन में आया कि आपने कहा कि भाई दुनिया में देश ऐसे हुए हैं जिन जो वहां जो धर्म उपजा वो धर्म जब से है तब से ही सृष्टि, उससे पीछे का इतिहास बताने की भी जरूरत नहीं, ना सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो उल्टा है। हमारे यहाँ आपका जो मूल तत्व है, मूल जो धर्म कह लीजिए, सनातन जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये कितना ख़राब है, ये कितना दमनकारी है, इसमें कितनी प्रताड़ना दी जाती है, इतना भेदभाव है, ये हमारे यहाँ पर क्लासरूम्स में भी बताया जाता है। मैं अभी जेएनयू की बात जो कर रहा था तो मैं वो देखे मैंने वीडियो की, टीचर खड़ा होकर के जेएनयू में बच्चों को ये बता रहा है कि इसमें देखो ये प्रॉब्लम होता है। हम ये कौन सी ग्रंथि है हमारे में? ये देखिए, ये मैकॉले का माइंडसेट है। और फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत सारे जो हमारे लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट, वैसे लेफ्ट कभी लिबरल होता नहीं है मगर फेज में बताया गया है कि लेफ्ट लिबरल होता है। बता दिए चाइना में कितने मारे थे? एक दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्री बता दीजिए जो लिबरल हो, मगर भारत में लेफ्ट लिबरल होता है। भारत में राइट विंग फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम भी लिबरल का प्रतीक है, जबकि एक मुस्लिम कंट्री लिबरल नहीं है जहाँ। खैर, उन्होंने हमको बताया कि भारतीय समाज में इतनी इतनी जातियाँ हैं। सबसे पहले जो हर्बर्ट रिस्ले का ब्रिटिश सेंसस कमीशन आया उसमें 2001 314 जातियाँ हैं। फिर 1931 की आखिरी जनगणना में 4114 जातियां हैं। मंडल कमीशन के हिसाब से 6000 जातियां हैं। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हों। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हों। और इसकी हायरार्की किसने तय की? लोहार ऊंचे या सोनार ऊंचे किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? धोबी ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? नाई ऊंचे कि जुलाहा ऊंचे किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? यह हर्बर्ट रिस्ले के ब्रिटिश सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। भाई अगर 3000 2000 जातियां थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना लिख के आपने हायरार्की में लिखा। और जानते किस आधार पर लिखा? कि इनकी नाक ऐसी है वो ऐसे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी है ऐसे हैं, जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका चेहरा ऐसा ऊंचे हैं, जिनके कंधे ऐसे हैं। ये एंथ्रोपोमेट्री जिसको कि दुनिया ने अब बकवास कह के रिजेक्ट कर दिया है, उसे इन्होंने हकीकत माना। और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि ये मिस्टर रिस्ले की जो थ्योरी है यह पूर्णतः गलत है, यह बकवास तथ्य के आधार पे है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जानते क्या लिखा है? देयर इज नो रेशियल डिफरेंशिएशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन सोसाइटी। मगर इसके बावजूद ये जो मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र हैं, जिनको भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब साकार करना है, जो दिल में अरमान लिए मचल रहे हैं, सोरस के सोर्सेस के ऊपर उछल रहे हैं, उनको ये एजेंडा चलाना है भारत के अंदर। और फिर मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप जो कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन था, फलाना था, ये सारी बात थी, तो अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1-1.5 साल पहले 91 जातियों को ओबीसी में इंक्लूड किया। और उसमें मुसलमान कितनी थी? 73 या 77। ओबीसी कमीशन ने पूछा इतनी मुस्लिम जातियां कैसे हैं? जानते क्या जवाब दिया है बंगाल की सरकार ने? ये कन्वर्ट होने से पहले हिंदू थे और तब ये इन जातियों में थे, इसलिए हम इनको इसमें रख रहे हैं। अब सुनिए, उसके बाद ओबीसी कमीशन ने पूछा तो अब क्यों रखने की जरूरत है? तो पश्चिम बंगाल सरकार लिखती है, नहीं साहब, अभी भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन्हें साथ में बैठ के नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, इसलिए हमने इनको बैकवर्ड में रखा है। तो फिर अगला सवाल किया ओबीसी कमीशन ने कि भाई साहब, ये इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ कैसे? इस पे उन्होंने मौन धारण कर लिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी होती तो ये सब हड़प कर ले गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि एक प्रकार से तो आपने सारे के सारे मुस्लिमों को इंक्लूड कर दिया है। और आपको पता है बंगाल में हिंदुओं से ज्यादा जातियां मुसलमानों की लिखी हुई हैं। उसके बाद जातिवाद हमारे अंदर है। सुधांशु जी, गणतंत्र दिवस के बहाने आज इतिहास की, राजनीति शास्त्र की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, सबकी क्लास हमें मिल गई और बहुत सी चीजें। नहीं, अभी साइंस की बात नहीं हुई, अभी रह गई। तो एक चीज सिर्फ बोल देना चाहता हूं, आपने गूगल से शुरुआत किया था जी। आज गूगल का भी इससे भी एडवांस क्या है? एआई। सारे बच्चे एआई से ही तो आंसर ढूंढते हैं। और एआई का सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म, ये पहले भी कई बार बोल, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के ओनर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि हर क्वेश्चन के आंसर के लिए लोग एआई की तरफ देखते हैं, आपको लगता है कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जिसका आंसर एआई के पास नहीं है और आपको पता है? तो यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ सैम ऑल्टमैन? एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन।
आत्मा और ब्रह्म का एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस, ये वही है जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्मे नापरा, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। अब अगर ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वाले और क्लिप कटुआ गैंग वाले टूटेंगे कि आप साहब काट काट, अरे देखिए साहब ये गलत था, तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, ये 27 दिसंबर 2022 2:34 AM का सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले। तो सिर्फ एंड में मैं अटल जी की कविता से समाप्त करता हूं, जो हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय था। इसी वेदों के ज्ञान ने वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक, इरविन श्रोडिंगर से लेके सैम ऑल्टमैन तक को जो संदेश दिया है, उन्होंने कहा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। देखिए, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, संविधान मिलने से पहले, उसके बाद बहुत कुछ है जिस पर हमको गर्व करना चाहिए। इतिहास से कहते हैं, इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास को याद भी करना चाहिए, और इतिहास में जो पल आपको मिले गौरव की, उनको जरूर याद रखिए। आज ऐसे बहुत सारे लम्हों का, पलों का जिक्र सुधांशु जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। एक चीज और बोले जी, कहते थे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो तूफान से कश्ती निकाल के जो मोदी जी लाए हैं, उनके लिए भी एक पंक्ति कह देना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और आप सबको एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।